हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हो। तो आज हम लोग करने वाले हैं गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 चैप्टर से ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसके कारण वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को वो अपोज करता है। तो अब रेजिस्टेंस जो भी ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स। तो अब रेजिस्टर्स होता क्या है, तो रेजिस्टर्स जैसे बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, तो ये सभी चीज़ें कुछ ना कुछ ऑपोजिशन इलेक्ट्रिक करंट को देती है, जिस वजह से हम इनको रेजिस्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में इनको कंबाइन कैसे करते हैं, इनको कंबाइन करने का तरीका क्या है। तो इनको कंबाइन करने का तरीका है, दो तरीका है मेनली, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन्हीं दोनों दो कॉम्बिनेशन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड वन बाय वन नेक्स्ट टू अनदर इन अ सीरीज और अ लाइन। जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम वन बाय वन, एक के बाद एक लाइन में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि देखो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस यहाँ हम लोग ले लिए हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को हम वन बाय वन कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे, तो इसका एक पॉइंट है, मान लो A, इसको हम कनेक्ट कर दिए, ये पॉइंट B है। ठीक है, ये पॉइंट इसका, फिर B, इसको C, और फिर इसको C, इसको D हम बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पॉइंट A हो गया इसका, इन दोनों का पॉइंट कॉमन हो जाएगा B और B, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम B लिख दे रहे हैं। अब B और C देखो, ये जो रेजिस्टर है इसका एंड पॉइंट और ये वाले रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया, कॉमन हो गया। तो एक के बाद हम जब कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक रेजिस्टर्स को लाइन में कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में हम लोग 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू यहाँ पर बैटरी दिया गया है। जब हम सर्किट क्लोज करेंगे तो बैटरी के प्लस एंड से, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंड करेगा। ठीक है, ये रूल है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग करंट को निकालते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट को एंड करवाते हैं। अब ये जो करंट निकला यहाँ से, तो ये करंट जो है वो थ्रू आउट द रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको ये बात जानना है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर करंट तीनों में सेम होगा। ठीक है, R1, R2 और R3 इन तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, I1 यहाँ पर जो I है, ये I तीनों में सेम होगा। लेकिन ये जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो वोल्टेज है बैटरी का, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये तीनों के अक्रॉस बट जाएगा, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से जो भी करंट निकलता है वो करंट तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज है वो तीनों के अक्रॉस बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमने R1 के अक्रॉस V1 माना है, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 माना है। ये जो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये जो वोल्टेज बढ़ता है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज आएगा। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस कम वोल्टेज, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं, उसके अक्रॉस कम होगा। और फाइनली इन तीनों का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 इस V के बराबर होगा। अब देखो, इन तीनों के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं जो कि इन तीनों के बराबर ही काम करे, तो उसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम दिखा दिए हैं। ठीक है, इस सर्किट में तो ये सर्किट एकदम सेम टू सेम यही सर्किट है, बट अंतर क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंस के अलावा इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस इसके बदले में यूज़ किया गया है। ये सिंगल रेजिस्टेंस इन तीनों के बदले, ये तीनों मिल करके जो काम करेगा, ये अकेला वही काम सिंगल रेजिस्टेंस कर देगा, इसलिए इसको हम लोग R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अब इसी R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर
वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको पता है कि जो बैटरी का वोल्टेज है ये तीनों में बढ़ जा रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लोग लिख सकते हैं। अब ओम्स लॉ से V को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू रजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज है बैटरी का जो वोल्टेज है इट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई R इक्विवेलेंट। देखो क्योंकि इन तीनों को हटा करके, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके हम ये नेट रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, तो इस सर्किट में जो वोल्टेज है उसको हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज V है इसको हम I इंटू R इक्विवेलेंट लिख लिए। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों बैटरी सेम है, ठीक है। V1 को हम लिख सकते हैं क्या, IR1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है, तो V1 क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से V1 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसलिए V1 को हम लोग IR1 लिखें। V2 को क्या लिख सकते हैं, अगेन करंट इंटू रेजिस्टेंस IR2, और V3 को करंट इंटू रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम है, I, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पे I कॉमन निकल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स हम जो R इक्विवेलेंट ले रहे हैं, सर्किट का R इक्विवेलेंट में सर्किट का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों का एल्जेब्रिक सम है, तीनों का सम हो गया यहाँ पर, ठीक ना। तीनों रेजिस्टेंस को सिंपली जोड़ देने से हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अगर सर्किट में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब 3 के अलावा और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहा तो सिंपली क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना रेजिस्टेंस है सबको सिंपली जोड़ देना है। यहाँ पर नोट करने वाला जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट है यहाँ पर है सीरीज़ रेजिस्टेंस के लिए, वो ये है कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, जो बैटरी है, जो सोर्स बैटरी है, उसका जो वोल्टेज है इट गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसका वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। और करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो R इक्विवेलेंट होता है सर्किट का, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा R मैक्सिमम। मीन्स इस सर्किट में जो भी सर्किट में हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से R इक्विवेलेंट हमेशा बड़ा होगा। ये अभी हम नीचे एग्जांपल्स में देख लेंगे। देखो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल में हम लोग 3 रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। वोल्ट यहाँ जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 100 वोल्ट है। जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे तो यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहला है कि R इक्विवेलेंट निकालना। तो R इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना जो इन तीनों के बराबर काम करे। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देना सिंपली। तो 30 प्लस 20 प्लस 10, 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया, 60 ओम। तो ये जो R इक्विवेलेंट निकला है, ठीक है, जो सर्किट इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, मीन्स R इक्विवेलेंट, वो R इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा उसमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 60 ओम, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो ये जो सर्किट, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस जितना करंट ड्रॉ करेगा इस बैटरी से, ये तीनों मिल करके भी उतना ही सेम करंट को यहाँ से ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो R इक्विवेलेंट निकला है, ये R इक्विवेलेंट तीनों में से जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो कि 30 ओम है, उससे हमेशा ये बड़ा होगा, ठीक है। मीन्स जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, अकेला जो रेजिस्टेंस है, इसमें सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उससे हमेशा बड़ा होगा R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब इसमें और भी कैलकुलेशन है, जैसे करंट निकालना है तो वोल्टेज डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। देखो वोल्टेज से हम R इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। अब अगर हमको यहाँ पर इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना है कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है, तो हमको ये I मिल गया। इस करंट मतलब इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 5/3 एम्पेयर। तो इसके अक्रॉस भी 5/3 एम्पेयर, इसके अक्रॉस भी 5/3 एम्पेयर और इसके अक्रॉस भी 5/3 एम्पेयर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो I जा रहा है वो जा रहा है कितना है, 5/3 एम्पेयर। यहाँ पर भी करंट कितना जा रहा है, तो 5/3 एम्पेयर, और यहाँ पर भी करंट कितना जा रहा है, 5/3 एम्पेयर। तो अगर हम वोल्टेज निकालेंगे यहाँ पर R1 के क्रॉस वोल्टेज, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं IR1, जो कि क्या निकलेगा, 5/3 इंटू 30, ठीक है। 5/3 देखो करंट है और 30 यहाँ का रेजिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई हो गया तो ये वोल्टेज मिल गया। कितना वोल्टेज मिला, देखो यहाँ मिला 50 वोल्ट V1। V2 कितना मिलेगा, तो V2 कितना मिलेगा, V2 निकालने के लिए करंट इंटू रेजिस्टेंस 5/3 इंटू 20, तो 5/3 इंटू 20 कितना हो गया, 33.33 वोल्ट, यानी कि ये कितना मिल गया, V2 33.33 वोल्ट। और V3 देखो V3 कैसे निकलेगा, तो V3 भी यहाँ पर इसके अक्रॉस करंट कितना है, 5/3, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो ओम्स लॉ से 5/3 इंटू 10 IR, तो 16.66, यानी कि यहाँ पर कितना निकल गया, ये 16.66 वोल्ट। अगर हम तीनों वोल्टेज को जोड़ेंगे
तो तीनों वोल्टेज को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, मतलब वहाँ वोल्टेज का बंटवारा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन होता है, रुकावट होता है करंट के रास्ते में, तो वहाँ एनर्जी बैटरी का ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ एनर्जी कम कंज्यूम हो रहा है। वोल्टेज का मतलब क्या है, एनर्जी सप्लाई, ठीक है ना। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ पर करंट को फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा कम रेजिस्टेंस है, वहाँ पर कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि 16.6 यहाँ पर देखो कम वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हुआ है। और वही यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज मिला है हमको, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। अभी नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in such a way that their starting point and end point are common, ठीक है। जब रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉमन हो जाए या देखने में पैरेलल की तरह लगता है एकदम, ठीक है, ऐसा लगता है कि पैरेलल लाइन्स है, बट ज़रूरी नहीं कि हर डायग्राम में आपको रेजिस्टेंस पैरेलल देखने को मिले। देख करके ऐसा नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत बार रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है वो देख के समझ में नहीं आता कि पैरेलल है, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए और एंड पॉइंट भी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तीनों का देखो कॉमन है, यहाँ पर ए पॉइंट मान लिया इसको, और एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट ये, इसका एंड पॉइंट ये और इसका एंड पॉइंट ये, तो एंड पॉइंट भी देखो यहाँ पर कॉमन है। तो तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, जो बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है वो तीनों के अक्रॉस सेम मिलेगा, R1, R2 और R3। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट के पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कहाँ पर है, बी के पास है, तो बी के पास हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल है। तो तीनों रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर R1 का भी स्टार्टिंग कहाँ पर है, ए पे, R2 का भी स्टार्टिंग ए पे है और R3 का भी स्टार्टिंग ए पे है। एंड पॉइंट देखो तीनों का सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि बैटरी जो पोटेंशियल V दे रहा है वो तीनों को इक्वल मिल रहा है। यहाँ R1 को भी V पोटेंशियल मिल रहा है, R2 को भी V पोटेंशियल और R3 को भी V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। दोनों के तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि R1 को जितना पोटेंशियल, R1 के लिए जितना बैटरी वर्क कर रहा है, R2 के लिए भी उतना ही बैटरी वर्क कर रहा है और R3 के लिए भी बैटरी उतना ही वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब तीनों को बराबर यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है कि इन तीनों को हटाओ और एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जो इन तीनों के बराबर काम करे, ठीक है। ये तीनों मिल करके सर्किट में जो बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहा है, अकेला ये रेजिस्टेंस उतना ही करंट को ड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो करंट बैटरी ड्रॉ कर रहा है ना, बैटरी से जो भी करंट निकल रहा है ये तीनों में बढ़ जाता है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये करंट डिवीज़न होता है। यहाँ पर करंट का डिवीज़न हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। जबकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या था, वहाँ पर करंट सेम रहता था और वोल्टेज बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पर करंट बढ़ जा रहा है और वोल्टेज सेम रह रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो इक्वेशन यहाँ पर I = I1 + I2 + I3। यहाँ पर क्योंकि करंट बढ़ रहा है और ये जो करंट बैटरी से निकल रहा है I, यहाँ I1, I2, I3 और फिर से ये I1, I2 और I3 कंबाइन होकर के I1, I2 और I3 कंबाइन होकर के हमको फिर से दोबारा I मिल जाएगा, क्योंकि रूल है बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना बैटरी में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर बैटरी से I करंट निकला है तो बैटरी में भी I करंट एंटर करेगा, ठीक है ना। बशर्ते यहाँ पर होना क्या है, सर्किट क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो I = I1 + I2 + I3। अब I को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ठीक ना। तो ओम्स लॉ क्योंकि होता है ना, ओम्स लॉ होता है V = IR, तो R = क्या होगा, R = V/I होगा। तो वही हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं, करंट को क्या लिखे हैं, वोल्टेज बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर टोटल करंट का बात हो रहा है ना, तो ये टोटल करंट हम इस सर्किट से निकाल सकते हैं, V/R इक्विवेलेंट। I1 कैसे निकालेंगे, तो I1 देखो यहाँ पर I1 जिस रेजिस्टेंस से गुजर रहा है, R1 रेजिस्टेंस से गुजर रहा है, तो यहाँ पर I1 कैसे निकल सकता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, V है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो I1 लिख सकते हैं V/R1। उसी तरह I2 V/R2 और I3 V/R3। तो यहाँ से जब हम V कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, V कैंसिल आउट हो गया।
तो हमें यहाँ क्या मिला, हमें यहाँ मिला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो इसी तरह अगर मान लो n रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा, तो सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का संख्या ज़्यादा हो गया ना, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो 1/R1 से कंटिन्यू करके 1/Rn तक चल जाएगा ये फॉर्मूला। फिर यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है वो क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स मतलब बैटरी रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो एग्जाम में इसको लिख सकते हो, इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू। तो अभी यहाँ एक और पॉइंट छूट रहा है, वो पॉइंट ये है कि सीरीज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन आर मिनिमम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब सर्किट का जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबसे कम है, उससे भी कम होता है आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। सोर्स का जो बैटरी यहाँ जो कनेक्ट किया है वो 100 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस सर्किट का हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐड किए, यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दिया वैल्यू रेजिस्टेंस का और कैलकुलेट कर लिया। ठीक ना, यहाँ पर मैथमेटिक्स एलसीएम वगैरह लेकर के कैलकुलेट किया, कितना है आर इक्विवेलेंट 20/19। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस निकला है 20/19, ये रेजिस्टेंस देखो जरा गौर से देखो, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये आर इक्विवेलेंट जो है ये अगर हम देखें तो 20/19 इट इज़ समथिंग 1 पॉइंट, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग ना, कितना हो जा रहा है 19.5 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ओम के आसपास ये आ रहा है। ठीक है, ओ नहीं 1.5 नहीं 1.05 ओम के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो फिर भी देखो यहाँ जो आर इक्विवेलेंट निकला है, तो ये आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट जो है ये 1.05 इससे कम है कि नहीं। देखो तो सर्किट का जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, तो 2 ओम से तो ये 1.05 कम ही है। तो जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का, ओवरऑल मतलब आर इक्विवेलेंट, ये तीनों में से जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल सर्किट में करंट निकालेंगे तो I1 क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू V/R1, तो 100, यहाँ देखो अलग अलग यहाँ पर I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए यहाँ पर वोल्टेज, अच्छा यहाँ वोल्टेज कितना होगा, हर एक में वोल्टेज सेम होगा, तो 100 वोल्ट यहाँ भी, 100 वोल्ट यहाँ भी आएगा और 100 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा। तो अगर हमको I1 निकालना है तो 100 डिवाइड बाई 5 ओम्स लॉ से V/R1, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 एम्पेयर। I2 निकालना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर I1 कितना निकला, I1 निकला 20 एम्पेयर। I2 कितना निकलेगा, I2 निकलेगा देखो V/R2, V/R2 करेंगे तो V कितना है 100/4 यानी कि 25, और I3 V/R3 कितना निकला 50। तो यानी कि हमको कितना करंट मिल रहा है, यहाँ पर I2 मिला 25 और I3 कितना मिला 50 एम्पेयर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, मीन्स जैसे कि 2 ओम में रेजिस्टेंस क्या है कम है, तो वहाँ पर करंट क्या है ज़्यादा है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है मीन्स 5 ओम, वहाँ पर करंट क्या है कम है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस जगह रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट का डिवीजन, जब करंट का डिवीजन होता है तो वहाँ करंट कम हो जाता है क्योंकि रुकावट ज़्यादा है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि रुकावट कम है। इसी सर्किट का हम लोग आर इक्विवेलेंट ड्रॉ किए यहाँ पे, तो आर इक्विवेलेंट में देख लो यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस कितना निकल गया यहाँ पे 20/19। ठीक है, 20/19 क्या यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट क्या होगा V/R इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे तो करंट कितना मिल गया यहाँ पर 95 एम्पेयर। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो करंट डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ जो करंट डिवाइड हो रहा था 20 + 25 + 50 इक्वल टू 95 एम्पेयर। ठीक है ना, जो टोटल करंट है सर्किट का वो 95 एम्पेयर है। 95 एम्पेयर में 20 एम्पेयर चला गया 5 ओम के अक्रॉस, 25 चला गया 4 ओम के अक्रॉस, और 50 एम्पेयर चला गया 2 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल करंट जो था सर्किट का वो किस तरह से डिवाइड हुआ। अब यहाँ पर एक स्पेशल फार्मूला लगता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, जैसे मान लो R1 है और R2 है, ये पैरेलल में अगर हो तो यहाँ पर एक शॉर्टकट फार्मूला हम लगा सकते हैं।
1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये फार्मूला है। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर R2 प्लस R1 हो जाएगा। तो फाइनली फार्मूला जो है ये 1/R इक्वलेंट रेसिप्रोकल कर देंगे तो R1 पर R1 R2 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट फार्मूला है जो हम लोग कोई भी दो रेजिस्टेंस जब हमारे पास रहे तो उसके लिए हम लोग ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लिए, यहाँ पर जैसे 2 ओम यहाँ पर क्या है पैरेलल में है, यहाँ 3 ओम पैरेलल में। हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ ये दोनों देखो पैरेलल में है तो हम लोग इन दोनों का क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 2 × 2 R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो कितना हो गया, 2 × 4 4/4 कितना हो गया ये 1 ओम। उसी तरह से इसका कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला ये वाला फार्मूला से निकालेंगे। 3 × 3 बाई 3 + 3 R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा ये 9/6। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लो तो 3 × 3 = 9 3 × 2 = 6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 ओम। अब दोनों देखो यहाँ पर 1 ओम जो है 1 ओम यहाँ पर ये जो है 1 ओम हो गया और यहाँ पर ये 1.5 ओम हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 ओम और फिर 1.5 ओम, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। अब दोनों के अक्रॉस 1 ओम और 1.5 ओम क्या हो गया, सीरीज़ में हो गया। तो सीरीज़ के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज़ के लिए आर इक्विवेलेंट फिर दोनों जुड़ जाएगा यानी कि 1 + 1.5 यानी कि 2.5 ओम। So that was all from series combination and parallel combination. I hope you all guys like this video. और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो और भी है, बट न्यूमेरिकल पार्ट मैं इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला हूँ। अगले वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा जिसमें मैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।